दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में झारखंड के कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का मॉडल शीट 3 का सब्जेक्टिव का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। और दोस्तों सभी विषय का जो है मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन बता चुका हूँ, उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से सभी विषय का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान में जो है आप लोगों का जो है 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को मात्र 13 सवालों का ही जवाब देना है। फुल मार्क आप लोगों का 40 रहेगा, समय 1.5 घंटे का आप लोगों का दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों इसका पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है कि हेनरी फोर्ड कौन था, हु वाज हेनरी फोर्ड, ठीक है, यानी कि हेनरी फोर्ड जो है कौन था। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि हेनरी फोर्ड करों का एक बहुत बड़ी निर्माता थे, ठीक है। इसके बारे में आपको संक्षेप में बता देता हूं कि हेनरी फोर्ड जो है क्या करते थे कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को प्रोत्साहित करते थे शहरों में बसने के लिए और उनका हेल्प भी करते थे। तो इस तरह से आपको देख लेना है कि हेनरी फोर्ड करों का बहुत बड़े निर्माता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है क्वेश्चन आप लोगों को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है, औद्योगिक क्रांति को जो है परिभाषित करें। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको देना है कि औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिए। इस क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, यानी कि दोस्तों आपको ये पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय दल, ठीक है, किसे कहते हैं। यह आपको पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रीय दल क्या है। तो आंसर क्वेश्चन जो है सब कहने का एक ही अर्थ है, लेकिन इसका आंसर एक आपको देना है कि ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं क्षेत्रीय दल कहते हैं। इनकी कार्य करने की दायरा जो है सीमित होती है, यानी कि इसका जो है दायरा जो है वो लिमिट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। 4 नंबर है, कहता है देखिए ये खरीफ फसल जो है व्हाट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो इसका आंसर आपको देना है कि ऐसी फसल जिसे जो है जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। तो आपको आंसर लिख देना है कि नेपाल में जो है संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो क्या लिखना है, लोकतांत्रिक जो है किस तरीके से है, संघीय लोकतांत्रिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है, यानी कि विदेशी निवेश के बारे में आप लोगों को बताना है। तो आंसर लिखना है कि जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है उसे विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया है कि इन सभी चैप्टर, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चैप्टर है ना, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है या उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आपको देना है कि उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना है या उन्हें हटा देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, ठीक है। उदारीकरण का अर्थ कैसे लिखना है कि जिससे क्या होगा, उससे कोई भी जैसे मुहिम चलाया जाता है उसे हटा दिया जाता है, जिससे क्या हो कि आर्थिक विकास में बढ़ावा मिले। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 1929 ईस्वी की महामंदी की बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर आप लोग लिख देना है कि 1929 ईस्वी की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। की कीमत यानी कि पटसन की कीमतों में भारी गिरावट हुई, ठीक है। यानी कि जो तभी क्या हुआ था 1929 ईस्वी में महामंदी जब आई थी, बंगाल में पटसन का जो पैदा करने वाले लोग थे उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और पटसन की जो कीमत है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी, जिसमें कि उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान भी हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग जो है कर्ज में डूब गए थे। इस तरीके से आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। यहाँ पे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन
कि 19वीं सदी कि यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों? तो इसका आंसर देना है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। तो इसके लिए जो है निम्नलिखित कारण इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला लिख देना है कि श्रमिकों की अधिकता। देखिए क्या होता था कि 19वीं सदी में यूरोप में जो है, ठीक है, अटलांटिक में जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रमिक मिलते थे। तो वो काफ़ी उसका जो है जो दिहाड़ी होता था वो काफ़ी कम था, तो इसलिए जो है श्रमिकों की संख्या अधिक होती थी। तो ये पहला पॉइंट लिख देना है। दूसरा लिखना है कि श्रम में मौसमी मांग, यानी कि श्रम के अनुसार, इसमें मौसमी मांग के अनुसार जो है श्रमिक मिलते थे। तो इसके लिए जो भी है आपका ये पॉइंट दूसरा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखना है कि मांडवीय कौशल से बचने वाले उत्पादन की मांग, ठीक है, उत्पाद की मांग। और चौथा लिखना है कि हाथ से बनी वस्तु की प्रति आकर्षण। ये चौथा पॉइंट आप लोगों को लिख देना है। और पॉइंट अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों पांचवा पॉइंट में, तो आपको ये लिख देना है कि यूरोप के कुछ उद्योगपति बड़े बड़े मशीनों में जो है कीमत देने से जो है बचते थे, यानी कि उससे जो है छुटकारा पाना चाहते थे कि कई सारे बड़े मशीन ऐसे थे जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे लगते थे। तो उन पैसों में अगर देखा जाए तो श्रमिक वो खरीद सकते थे, यानी श्रमिकों को जो है अपना दिहाड़ी दे सकते थे। इसलिए जो है वहाँ की 19वीं सदी के यूरोप में उद्योगपति मशीनों की बजाय जो है हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देना उचित समझते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें। तो देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, भूतापी ऊर्जा क्या है, ये ऊर्जा जो आपका पर्यावरण चैप्टर से लिया गया है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड जो है एक एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, देखिए उत्तर इसका लिखना है कि भारतीय वायु से उत्पन्न की ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों का लगाया जाता है, जिसकी मदद से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। तो राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य जो है निम्नलिखित रूप से है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है निम्नलिखित कार्य है, निम्न कार्य है। तो इसका पहला लिखना है कि राजनीतिक दल के नेता ही चुनाव लड़ते हैं। दूसरा लिखना है कि राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यरत तय करता है। तीसरा लिखना है कि सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती है, यानी कि सरकार जो भी तय करती है वो जनता को जानना अनिवार्य है। ठीक है, जनता को बताया जाता है। चौथा लिखना है कि सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराना। इन सभी को जो है ये प्रमुख कार्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखरखाव है कैसे। तो इसका आंसर लिख देना है। आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को सही जानकारी रखें। इसी उद्देश्य से 2005 में सूचना का अधिकार का कानून बनाया गया ताकि विकास कार्यों में विलंब सही तरीके से धन काव्य नहीं होने तथा घटिया काम होने की स्थिति में कोई भी यह जानकारी ले सके। ठीक है, और इसके लिए कौन कौन से जिम्मेवार हैं, इस प्रकार सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में का रखरखाव है। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसका ये तात्पर्य ये है कि कानून लोकतंत्र का रखरखाव कैसे है। तो ये आप लोगों को बताना है कि कानून रखरखाव इसलिए है कि वहाँ पे अगर कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए विलंब हो रहा है या तेजी से हो रहा है, सभी प्रकार की जानकारी उसको मिल सके और उसमें से कौन कौन जिम्मेवार है उसकी भी सूची तैयार की जाती है। और इस सूचना का अधिकार जो है कानून लोकतंत्र का रखरखाव है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या है। देखिए दोस्तों, बैंक उद्योग कंपनियों और व्यक्तियों की कई तरह के लोन देते हैं। ठीक है, इस लोन से जो है मिलने वाला जो ब्याज होता है वही बैंकों की कमाई का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर इस प्रकार आप लोगों को लिखना है कि बैंक उद्योग कंपनियों
और व्यक्तियों की कई तरह के लोन देते हैं। इस लोन से मिलने वाला जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उसी को जो है बैंकों की कमाई का मुख्य स्रोत माना जाता है, बैंकों के कमाई का मुख्य स्रोत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है, किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। तो चलिए दोस्तों, 3 प्रक्रियाओं का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 3 प्रक्रियाओं के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले आंसर में लिखना है, उत्तर देकर लिखना है कि 3 प्रक्रियाएं इस प्रकार है या 3 प्रक्रियाएं हैं। तो पहला पॉइंट लिखना है, विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। दूसरा लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर उन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेच देती है। तीसरा लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम सस्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को दर्शा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक पूछा जाएगा, जिसमें मात्र आप लोगों को 3 ही प्रश्नों का जवाब देना है। मैं आपको जो है सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो इसमें आप लोगों को 3 ही प्रश्नों का देना है। ठीक है, जो आप लोग याद रहेगा तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, आपको सभी को आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है, जो कि दीर्घ उत्तरी का पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशम कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर लिख देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यानी कि जो बाहरी देशों से कंपनी आया हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में पहली बार आया था, तो उन्होंने जो है बुनकरों के सूती और रेशमी कपड़ों के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। ठीक है, तो पहला उपाय क्या है, देखिए यह 3-4 जो है आप लोगों को पॉइंट दर्शा देना है, वो आपका आंसर बन जाएगा। पहला आपको लिखना है, पहला पॉइंट में लिखना है कि उसने जो है प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश करने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था जो है लागू की। दूसरा पॉइंट लिखना है कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार को सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तीसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है कि कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें जो है गुमशता कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो निगरानी के लिए रखा गया उसको गुमशता कहा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये भी पूछा सकता है कि गुमशता क्या है। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा आप निकाल सकते हैं। तो इसका चौथा पॉइंट आपको लिख देना है कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगमी रकम दी जाती थी, यानी कि उसके लिए जो है ये कारोबार करने के लिए जो पाबंदी लगाई गई थी, इसके लिए उन्हें जो है कुछ रकम दी जाती थी। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपको देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें आपको लिखना है कि एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमशुदा को ही, यानी गुमशता को ही देना पड़ता था, उसे वह किसी और व्यापारी को नहीं बेचते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 पॉइंट आप लोग को दर्शा देना है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया। तो इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया। तो इसका पहला लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करती है, जब चाहे तब उन्हें अपने पद से हटा सकती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। अगला लिखना है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट आपको लिख देना है, चौथा पॉइंट
लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन समाज में विद्यमान मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीकों से निपटारा कर सकता है। अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने पर पूरा अधिकार होता है। तो इस तरीके से जो है आपको 5 पॉइंट दर्शा देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुद्रा जो है यानी कि जो आपका पैसा है, ठीक है, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि मुद्रा जो है वो आवश्यकता अनुसार जो है दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को दैनिक कार्य में ये याद होगा कि हम किसी भी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है, मुद्रा हमको देना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है उत्तर में कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे आयोग की समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरह खुल जाती है या सुलझाती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए अपनी या आसानी से कर सकता है और इस कथाओं का दोहरा सहयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु को विनिमय होता है, यानी कि वस्तु का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दौरे सहयोग की ज़रूरत खत्म कर देती है। इसके लिए जो है थोड़ा सा आपको उदाहरण के रूप में आपको बताना है। जैसे उदाहरण मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बताया हूँ कि उदाहरण किस प्रकार है। देखिए आपको क्या लिखना है कि जूता निर्माण के लिए जरूरी नहीं कि वह एक किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी दे। यानी कि पहले क्या होता था कि जो आपको चाहिए उसके बदले में किसी दूसरे को वो चीज़, जैसे कि किसी व्यक्ति को गेहूं चाहिए, आपको चावल चाहिए, तो आप उसको जो है गेहूं देते हैं तो वो व्यक्ति जो है आपको चावल देता था। वस्तु विनिमय पहले होती थी। लेकिन अभी के समय में क्या होता है कि मुद्रा के द्वारा जो है किसी भी वस्तु को हम खरीद सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखिए आगे आपको लिखना है कि उसे केवल अपने जूते के लिए जो है खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूता मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई भी वस्तु खरीद सकता है। यानी कि मुद्रा से जो है वो जूता खरीद सकता है तो बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु भी वो खरीद सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखें और गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है उत्तर आपको देना है कि गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार आदि के क्षेत्रों में होती है। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, तो आपको पहला पॉइंट में लिखना है कि गेहूं के बोते समय जो है ठंडी व आर्द्रता जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे जो है आर्द्र नमी वाली जलवायु अनुकूल होनी चाहिए, किंतु वक्त इस समय मौसम शुष्क और उष्णकटिबंधीय होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट लिखना है कि गेहूं के लिए औसत वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसके लिए दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को भौगोलिक परिस्थितियां लिख देना है, ठीक है दोस्तों। ये जो देखिए आपकी जो है बोर्ड एग्जाम्स के जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 19 नंबर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत में दिए गए मानचित्र में आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों के नाम का मिलान करें। नेवली, कोरबा, चंद्र, रावतबाटा और नरोरा। तो इसको जो है ये जो मानचित्र दिया गया है जो आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो भारत का जो मानचित्र दिया गया है, इन भारत के मानचित्र में ये सभी नामों को अंकित करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो पॉइंट हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है। पहला नंबर जो आपका क्या लिखना है, ये हो जाएगा नोरा, ठीक है। पहला नंबर आपका हो जाएगा नोरा। दूसरा नंबर में आपको राजस्थान लिखना है। तीसरा नंबर में रावतभाटा लिखना है और चौथा
जो हो जाएगा वो लिखना है कोबरा, और ये तीसरा जो पांचवा हो जाएगा उसमें नवेली लिखना है, ठीक है। राजस भात ये जो चंद्रपुरा जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से जो है आप लोगों का सोशल साइंस का जो है सेट 3 का कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और भी कंप्लीट सोल्यूशन जो है सभी विषय का बता चुका हूं। उसका प्लेलिस्ट जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जो है आप सभी विषय का जो है कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हैं। आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे की जो है कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोगों का विषय का बताने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।